नमस्कार साथियों, सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग की जो पीजीटी का केवीएस में फॉर्म आया है उसकी आप लोग ने वो फॉर्म तो डाल दिया होगा। अब हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे उसमें हम आपको सहयोग देने के लिए आज से आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आप सबको सिलेबस पता होगा कि क्या आएगा। हिंदी पूरा एनसीईआरटी आएगी जो 11th की और 12th की। तो पहले हम शुरुआत में पूरा 11th का एनसीईआरटी पूरी बुक का एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। एक कोशिश पूरी रहेगी कि जो हम पढ़ाएं उससे आपको फ़ायदा मिले। और सबसे मेन है कि आप लोग सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। ठीक है। और हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको भी अगर देखते रहेंगे तो हमारी कोशिश है कि आपको अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिले। ये एनसीईआरटी का पहला पेज है हिंदी में। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रेमचंद जी के बारे में और फिर उन्होंने जो वो कहानी लिखी नमक का दरोगा वो बताएंगे। ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, पता नहीं क्या पूछ ले। तो एनसीईआरटी कहीं से कुछ छूटे न, इसलिए हम सब कुछ लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं। जैसे जो शब्द होते हैं वो जब वाक्यों में बन जाते हैं फिर उसको पुस्तक में लिखा जाता है, वही कह रहे हैं। ठीक। परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनमें उनसे हम एक अर्थ पाते रहते हैं। यह है कहाँ से? साहित्य का व्याकरण किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर ये वाक्य पूछ लिया जाए तो आपको याद रहे। और दूसरा देखिए, कलाकार होने के लिए जरूरी है कि वह चीज़ों को कम कर पकड़े और अनुभव को स्मृति को अभिव्यक्ति में और तत्व को रूप में ढाले। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। कलाकार होने के लिए ज़रूरी है कि वह चीज़ों को कम कर पकड़े और जो अनुभव को है वो अपनी स्मृति में, और जो स्मृति है उसे अभिव्यक्त करे, किसमें? तत्व के रूप में ढाले। कला का प्रयोजन अर्नस्ट फिशर ने कहा है। कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। ये एकदम सही बात है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है तो कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है। कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। कहानी और फैंटेसी किसने कहा? नामवर सिंह। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। इतनी अच्छी बात हमारे प्रेमचंद जी के सिवा कौन कह सकता है। उन्होंने देख क्या कहा है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में और पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अब प्रेमचंद जी के बारे में आज पढ़ लेते हैं कि इसमें हमने एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ा, जिससे कि अगर आप लोग एक दो बार पढ़ें तो कुछ पूछे तो जाए ना कहीं से। पूरी यही कोशिश है। प्रेमचंद जी, इनका नाम क्या था? धनपत राय। ये आप लोग को सभी को पता होगा। इनका नाम धनपत राय। जन्म कहाँ हुआ? सन 1880, लम्हे गांव, उत्तर प्रदेश में। ठीक। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी है? इन्होंने तो उनकी तो ऐसे कहानी 3000 हैं, लेकिन प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हम बता दे रहे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये क्या है? उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन, ये क्या है? कहानी संग्रह। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये क्या है? नाटक। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये क्या है? निबंध संग्रह। ठीक है। इसी में से पूछेगा, चाहे इधर करके उधर करके कुछ करके, ऐसे ही हमारे हिसाब से। तभी किसी ने इस बार सारा पैटर्न चेंज है तो किसी को कुछ पता नहीं है।
मृत्यु कब हुआ? सन 1936 में। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इन्हें क्या कहा, साहित्य के शिखर पुरुष माना जाता है इन्हें। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे ये बीए तक की पढ़ाई किए। फिर ये अंग्रेजी में क्या करना चाहते थे? एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिससे ये प्रेरित होकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी, याद रखिएगा, देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का अर्थात और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। जो काल का विभाजन हुआ है हिंदी कहानियों और उपन्यास में, इन्हीं को केंद्र मानकर किया गया है प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद पूर्व युग, जब प्रेमचंद नहीं लिखते थे। प्रेमचंद्र युग, जब प्रेमचंद लिखते थे। प्रेमचंद्रोत्तर युग, जब प्रेमचंद्र के बाद का युग। ठीक, यह प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलाके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। इनकी जो कहानियाँ हैं वो सत्य पर, मैं अधिकतर सत्य पर आधारित होती है, उसमें कल्पना नहीं होता है। और लोग जैसे कल्पनाओं की कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन ये इनकी कहानी जो है सत्य से जुड़ी होती है। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुनी गई, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। ये दोनों कहानियाँ कैसे थी? ये उपन्यास सेवा सदन और पंच परमेश्वर सत्य पर आधारित। ठीक, यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनसे ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह की समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। ठीक है,
और आगे देखते हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनकी प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। और प्रमुख पात्र यही दोनों है ना, अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर। और ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार को व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति की अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की अर्थात तस्वीर इस कहानी को बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उड़ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर कहानी का अच्छा मतलब समाप्त अच्छे उससे नहीं होती तो दुख बहुत होता है। आज हमने प्रेमचंद जी के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम नमक का दरोगा को पूरी कहानी का वाचन करेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। धन्यवाद।